बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 12 पे है। Oh no no, he said as he began to climb the second bluff. ब्लफ कहते हैं अमूदी चट्टान को। जो ही पहले आपने इस क्लॉज का तर्जमा करना, आपने कहा था पहले रिपोर्टिंग क्लॉज का तर्जमा करना। रिपोर्टिंग क्लॉज में दो क्लॉजेस हैं, कौन कौन सी है? एक है as he began to climb the second bluff, और उसके साथ अटैच्ड क्लॉज है that was lifted abruptly from the flat toward the sky। तो अब हमने जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, that lifted abruptly, लिफ्टेड का मतलब ऊपर होना, रेस होना, ऊपर की तरफ जाना। अब्रप्टली सडनली, अचानक से, बिल्कुल। फ्रॉम द फ्लैट, हमवार जमीन से, टुवर्ड द स्काई, बुलंदी की तरफ या आसमान की तरफ। तो जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, that lifted abruptly from flat to sky, जो के अब लास्ट पे चले जाए। फ्रॉम फ्लैट टू स्काई, हमवार जमीन से आसमान की तरफ यकलख्त ऊपर उठी हुई, जो के क्या होगा? हमवार जमीन से, जो कि हमवार जमीन से आसमान की तरफ या बुलंदी की तरफ यकलख्त ऊपर उठी हुई थी। उन्होंने कहा ओ नहीं नहीं। अब जरा दोबारा से सुनिएगा। जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, जो कि हमवार जमीन से आसमान की तरफ या बुलंदी की तरफ यकलख्त ऊपर उठी हुई थी, उन्होंने कहा ओ नहीं नहीं। अब यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया। ये दैट कोई बताएगा जी कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव। नहीं, दैट जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब होता है जब किसी चीज को इंडिकेट कर रहे। मसलन दैट हाउस इज योर्स, तो ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर रिलेटिव ऊपर नजर भी आ रहा होगा आपको, क्या होगा ये? आपने देखना है कि यहाँ पे ये किसके मीनिंग, यहाँ पे किसको ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। कौन कौन सा? शाबाश, कौन कौन सी क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है? As he began to climb, As he began to climb, नहीं, यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है दैट? सेकंड ब्लफ के। और साथ में ज्वाइन क्लॉज कौन सी क्लॉज का ये सब्जेक्ट है? lifted abruptly, that lifted abruptly from flat to sky। तो इसका मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो और किसी क्लॉज को भी हेड कर रहा हो, यानी किसी क्लॉज का सब्जेक्ट हो। ऐसे प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये अगली क्लॉज जो है ना, वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है या इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। अब इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। ये आप जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, जो क्लॉज को हेड करते हैं, उनमें आपके सामने आपने पढ़े होंगे, एक हु है, विच है, हुम है, दैट है। तो ये हम पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, पूरे सेंटेंस का तर्जुमा कर रहा हूँ। जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, जो कि हमवार जमीन से आसमान की तरफ यकलख्त ऊपर उठी हुई थी, उन्होंने कहा वो नहीं नहीं। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस। अब यहां तक सब्जेक्ट कहां तक है? लुक तक। तो अब उससे पहले सारा का सारा सब्जेक्ट है। द पाइन्स, पाइन्स कहां पे? ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, और माउंटेन कहां पे? अबव अस। तो अब हम तर्जमा करते हैं। तो तर्जमा करते हुए हमने कहा था कि सब्जेक्ट का पूरे का तर्जमा करेंगे। तो क्या बनेगा? अब पूरी इस 3 फ्रेजेस हैं इस सब्जेक्ट में, तो हमने लास्ट से शुरू करेंगे। अबव अस, चूंकि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो पहाड़ की चोटी पर उनको दरख्त नजर आ रहे हैं, तो वो कहता हमसे बुलंदी की तरफ, हमसे बुलंदी की तरफ। टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी चोटी पर, पहाड़ी चोटी पर, सनोबर के तरफ।
हमसे बुलंदी की सतह पर, पहाड़ी चोटी पर सनोबर के दरख्त, लुक्ड एज इफ, यूं दिखाई दिए, द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउस, गोया के उनके लंबी लंबी टहनियों की सिरे, या फिंगर्स का मतलब होता है जो एंड पे जो सिरे होते हैं उनको हम कहते हैं गोया के उनकी लंबी लंबी टहनियों के सिरे, या जो ना वो पोंपले कह ले, वर फॉन्डलिंग, वो छू रहे हों, फॉन्डलिंग का मतलब टच करना होता है, द सब्सटेंस ऑफ व्हाइट क्लाउड, सफेद बादल को के मादे को छू रहे। अब जरा आप देखें तो पहाड़ी एरिया में जहां पे बादल जो क्लाउड फ्लोट करते हैं, अगर वहां पे दरख्त ऊंचे ऊंचे हों तो ऐसे लगता है कि वो दरख्तों को टच कर रहे हैं वो क्लाउड। तो यही मंजर कशी कर रहा है। मैं दोबारा से कर रहा हूं, पहाड़ हमसे बालाई तरफ, पहाड़ी चोटी पर सनोबर के दरख्त यूं दिखाई देते थे गोया के। अब एज इफ यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। हम आगे बात करते हैं कि इसका रोल क्या होता है। द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउस, के उनकी लंबी लंबी टहनियों के सिरे। अब लास्ट पे सब्जेक्ट आ गया। अब लास्ट पे चले जाएं, सब्सटेंस ऑफ व्हाइट क्लाउड, इस सफेद बादल के मादे को छू रहे, गोया कि उनकी लंबी लंबी टहनियों के सिरे सफेद बादल के मादे को छू रहे, मॉडलिंग द सब्सटेंस। अब यहां पे बच्चों देखना है कि एस इफ जो इस्तेमाल करते हैं, ये इसका मतलब होता है, उर्दू में हम ऐसे कहते हैं इसको गोया, यानी ऐसी सिचुएशन जहां पे हमें कोई चीज रियल में ना हो, हम उसको इमेजिन करते हैं, वहां पे एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक आदमी नजर आता है सड़क पे जाता हुआ, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, वो प्रॉस्परस है, खुशहाल है, लेकिन आप उसको देख के कहते हैं ऐसे लगता है जैसे गरीब हो, यानी वो गरीब है नहीं है, लेकिन वो उसको आप इमेजिन कर रहे हैं, तो वहां पे हम एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे सेंटेंस कैसे बनेगा? द पर्सन लुक्स एज इफ ही वर अ पुअर पर्सन। तो वहां पे वर का इस्तेमाल करेंगे, हेड के साथ फर्स्ट फॉर्म हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और वुड के साथ भी एक्सप्रेशन बन सकता है। तो एज इफ गोया के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज दो और एज इफ। तो ये किसी इमेजिनेटिव सब्जेक्टिव सिचुएशन, इनको हम सब्जेक्टिव जो ना वो सेंटेंसेस कहते हैं। आपने नहीं सुने होंगे, पढ़े हैं किसी ने सब्जेक्टिव वर्ब्स या सब्जेक्टिव सेंटेंसेस? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें कोई चीज इमेजिन करते हैं, अनरियल चीज को इमेजिन करते हैं, तो वहां पे हम ये सब्जेक्टिविटी का जो ना वो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। और एज इफ की आगे एग्जांपल मैं देता हूं आपको। Whatever my father wanted me, ये क्लियर हो गया सेंटेंस बच्चों? Yes sir. Whatever my father wanted me to see, मेरे वालिद साहब जो भी चाहते थे कि मैं देखूं, wanted me to see, ये तो मैंने बताया था आपको, want, like और expect के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हम कैसे तर्जमा करते हैं? चाहता था कि मैं ये करूं। मेरे वालिद मोहतरम चाहते थे कि मैं देखूं, was on the top of the highest point of my farm। तो वो, अब लास्ट पे चले जाएं उस क्लॉज के, ऑफ माई फार्म, मेरे खेत के, हाईएस्ट पॉइंट, बुलंद तरीन मुकाम की, टॉप चोटी पर था। मेरे वालिद मोहतरम जो भी चाहते थे कि मैं देखूं, वो मेरे खेत के बुलंद तरीन मुकाम की चोटी पर था। एंड विद एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों के सिवा, विद एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा करेंगे, पिछले 3 सालों के सिवा, आई हैड बिन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम, मैं क्या होगा? दिस पॉइंट मैनी टाइम, कई मर्तबा इस मुकाम पर आ चुका था। पिछले 3 सालों के सिवा मैं इस मुकाम पर कई मर्तबा आ चुका था। अब हैड बिन है, चूंकि यहाँ पे टाइम भी आ गया है और इसलिए वहां पे परफेक्शन का मीनिंग है, तो हैड बिन इस्तेमाल होगा। जैसे वो शकरगढ़ में था, तो क्या इंग्लिश होगी? He was in Shakargarh. He was in Shakargarh।
और अगर वो 5 दिन से शकरगढ़ में था तो क्या इंग्लिश होगी? He had been in Chhattisgarh for 5 days. इन शकरगढ़ फॉर 5 डेज। तो वहां पे परफेक्शन के लिए जब टाइम आ जाए तो वहां पे परफेक्शन के लिए हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में गैर मामूली, आउटस्टैंडिंग, सुपर, मैंने कभी कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी। अपॉन दिस पॉइंट ऑफ रगड़ लैंड, इस बुलंद मकाम पर। रगड़ लैंड का मतलब होता है नाहमवार जमीन। अब सब्जेक्ट का तर्जमा करना पहले मैंने, अब लास्ट पे चले जाएं। रगड़ लैंड, नाहमवार जमीन के इस बुलंद मकाम पर कभी कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी। मैंने पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना फिर क्लास के लास्ट पे चले जाना। मैंने नाहमवार जमीन के इस बुलंद मकाम पर कभी कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी। I had seen the beauty of many wild flowers. ब्यूटी का मतलब खूबसूरती है। वाइल्ड का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं। वाइल्ड का मतलब वैशी भी होता है, और वाइल्ड से मुराद जंगली भी होता है, और वाइल्ड से मुराद नेचुरल भी होता है, जो कुदरती तौर पे हो। जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है जो कुदरती तौर पर हो, जंगल जंगली हो। तो इसको, इसमें आप कह लें, आप जाहिर है वाइल्ड फ्लावर तो जंगली फूल, A few rock cliffs, चंद पथरीली चट्टानों, क्लिफ कहते हैं पथरीली चट्टानों को, and many species, और मुख्तलिफ इकसाम के, of soft and hard and softwood trees, नरम और सख्त लकड़ी वाले दरख्तों की इकसाम की खूबसूरती देखी। मैंने, सब्जेक्ट आ गया। फिर आपने लास्ट पे चले जाना। क्या होगा? लास्ट पे आपके 3 जो ना वो वर्ड्स इकट्ठे हैं, many wild flowers, a few rock cliffs and many species of hard and softwood trees। मैंने बहुत सारे जंगली फूलों, चंद पथरीले चट्टानों और मुख्तलिफ इकसाम के सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की खूबसूरती देखी थी। मैंने बहुत सारे जंगली फूलों, चंद पथरीली चट्टानों और मुख्तलिफ इकसाम के नरम और सख्त लकड़ी वाले दरख्तों की मुख्तलिफ इकसाम के नरम और सख्त लकड़ी के दरख्तों की खूबसूरती देखी। I had seen परफेक्ट टेंस होता है, इसको हम 3 तरह से इंडिकेट करते हैं। मैंने देखा था, मैंने देख लिया था, और मैं देख चुका था। ये तीनों तरह से एक्सप्रेशन हम उर्दू में इन्फ्लेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो सेंटेंस के लास्ट पे सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो मैनी का क्वांटिफायर है, मैनी के साथ बताइएगा काउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल नाउन आता है। ये याद रखिएगा, सम, मैनी, डिफरेंट, वेरियस, सेवरल, ये सारे के सारे जो है ना वो क्वांटिफायर्स हैं। इनको क्वांटिफायर्स कहते हैं। क्वांटिफायर्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी की क्वांटिटी को बताते हैं, और ये सारे के सारे प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और इनके साथ जो आने वाले नाउन्स हैं वो कौन से होते हैं? इनके साथ आने वाले नाउन वो प्लूरल इस्तेमाल है। जी बच्चों, तो अब जरा देखिएगा आगे, तो जरा इसको आगे खत्म करके फिर हम सारे स्ट्रक्चर पे आते हैं। Why you take the past state of the point? Why you take? आप क्यों इख्तियार करते हो the past state of this point? इस मकाम तक आने के लिए सीधा रास्ता। स्टेट का मतलब मूदी रास्ता, वर्टिकल जो हो, शेयर हो। आयास, मैंने पूछा आप, अब लास्ट पे चले जाएं। अब दिस पॉइंट, बुलंदी के इस मुकाम पर आते हुए अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? मैंने पूछा क्योंकि जाते हुए वो कैसे चढ़े थे? बिल्कुल सीधा चढ़े थे, जहां पे राइटर को भी मुश्किल लगा। मैंने पूछा बुलंदी के इस मुकाम पर सीधा आते हुए आप इस कदर अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार करते हो? वाई डू यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमने पढ़ा था। ये किसको शो करता है? रूटीन को शो करता है। लुक एट द अदर पाथ्स, ये दूसरे रास्तों की तरफ तो देखो। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जहाँ पे रिक्वेस्ट है, सजेशन, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकता है। वहां पे हम उर्दू में जिसको फेल अमर कहते हैं, तो ये जो है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ये दूसरे रास्तों की तरफ तो देखो। व्हाट आर दे डूइंग हियर, वो यहाँ पे किस मकसद के लिए? यहाँ पे तर्जुमा ये नहीं करेंगे वो यहाँ क्या कर रहे हैं। रास्ते यहाँ जाहिर है कोई काम नहीं करते,
तो यहाँ पे कैसे तर्जमा करेंगे, वो यहाँ पे किस मकसद के लिए। विद इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड्स, चंद कदमों के अंदर, चंद गजों के अंदर या चंद गज के फासले के अंदर, फ्यू यार्ड्स। अब आ फ्यू भी जो है ना वो कौन सा क्वांटिफायर है, ये भी प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। जब आप फ्यू लगाएंगे तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, वो प्लूरल होना चाहिए। तो क्या होगा, अब यहां पे देखना है जी। तो विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड, चंद गज के फासले के अंदर, चंद गज के फासले के अंदर, चंद गज के फासले के अंदर, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, कई रास्ते मरकजी रास्ते से अलग होते हैं। सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, कई रास्ते मरकजी रास्ते से अलग होते थे। अब सेवरल भी जो वर्ड है इसके साथ भी आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, वो प्लूरल होना चाहिए। चंद गज के फासले के अंदर कई रास्ते मरकजी रास्ते से अलग होते थे। जैसे आपने पगडंडियां बनते हुए पहाड़ों पे देखी होंगी, एक रास्ता जा रहा है, उससे छोटे छोटे रास्ते अलग से निकल आते हैं, वो सर्कल करते ऊपर जाते हैं। यानी पहाड़ पे जाते हुए आप हमेशा सर्कल करते हुए जाते हैं, सीधा नहीं चढ़ते, आप उसको घूम घूम के रास्ते जो आते हैं। तो ये वही बयान कर रहा है। क्या होगा, चंद गज के फासले के अंदर कई रास्ते मरकजी रास्ते से अलग होते थे। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लेफ्ट का तर्जमा हम क्या होगा, अलग होना, अलग हुए ऐसे भी करते हैं और अलग होते थे। अब चूंकि ये कैसे हमने कंक्लूड किया कि यहाँ पे अलग होते थे तर्जमा करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ाते हुए कि पास्ट इंडेफिनिट इनफैक्ट दो तरह से तर्जमा करते हैं। अगर ये पास्ट का वाकया हो तो उसका तर्जमा करेंगे कई रास्ते मरकजी रास्ते से अलग हुए, और अगर ये एक्शन रूटीन में हो तो वहां पे चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में रूटीन को भी हम लिखते हैं, रूटीन में भी तर्जमा करते हैं, तो वहां पे हम इसका तर्जमा करेंगे करते थे, यानी जिस तरह से रूटीन को शो करते। क्योंकि रास्ते एक दफा तो अलग नहीं होते थे, रास्ते परमानेंटली मौजूद थे, तो इसलिए उसका तर्जमा हम कैसे करेंगे, कई रास्ते मरकजी रास्ते से अलग होते एंड सर्कल अराउंड द स्लोप, और घूमते थे। लेकिन आगे है ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, पहाड़ पर बतदरीज चढ़ते हुए, पहाड़ पर बतदरीज चढ़ते हुए। क्या होगा, पहाड़ पर बतदरीज चढ़ते हुए। अब जरा तर्जमा, चूंकि हमने कहा था सब्जेक्ट को लास्ट से शुरू करेंगे। चंद गज के फासले के अंदर कई रास्ते मरकजी रास्ते से अलग होते थे और पहाड़ पे बतदरीज चढ़ते हुए, पहाड़ पर बतदरीज चढ़ते हुए क्या होगा, डहलवान के गिर्द घूमते, पहाड़ पे बतदरीज चढ़ते हुए डहलवान के गिर्द घूमते थे। क्लियर हो गया बच्चों ये आइडिया? चलें जी। yes, अब जरा देखिएगा जी, हम इसको करना है, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। लेट्स सी, हम उन तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे जो भी हमने इस्तेमाल किए। जी बच्चों, चलो जी, पहले देखते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अब इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब कोई थिंग हो तो वहां पे क्या लगाते हैं, आई फाउंड अ बुक, फिर क्या यूज करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ स्कूल, स्कूल के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ बुल, वहां पे क्या यूज करेंगे, विच इस्तेमाल करेंगे। तो थिंग और एनिमल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच। अब उर्दू में कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो, जिसने, जिन्होंने, जहां पर, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। और हम इंग्लिश में चीजों और एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे, विच इस्तेमाल करेंगे। जगह के लिए वेयर इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये पर्सन हो तो हु इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ऐसे है कि ये 2 गर्ल्स एंड अ मंकी है, एक जानवर है और 2 लड़कियां हैं, तो वहां पे फिर हम, जाहिर है लड़कियों के लिए तो हु लगेगा, मंकी के लिए विच लगेगा।
तो वहां पे फिर हम दैट का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी जो दोनों में इस्तेमाल हो सकता है, दैट जो है ना वो पर्सन के लिए भी लग सकता है और चीजों के लिए भी लग सकता है और एनिमल के साथ भी लग सकता है। दैट के इसके अलावा भी मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। ब्रिंग मी द कप है, तो जरा कप तक जरा सेंटेंस पढ़ के देखिएगा, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? कुड यू ब्रिंग मी द कप? नहीं सर। नो। क्यों क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक कप की बात की है, आगे इन्होंने कुछ नहीं बताया। स्पेसिफिक कप की बात जब की है तो इसका मतलब है कि हमें उस कप को क्या करना है? डिफाइन करना। जब हम किसी चीज को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? जब हमने किसी चीज को डिफाइन करना हो तो वहां पे हम इस क्लॉज को हम एसेंशियल क्लॉज कहते हैं, ये आपने शायद पढ़ी हो। नॉन एसेंशियल, एसेंशियल क्लॉज, जहां पे जरूरत ना पड़े एक्सप्लेनेशन की वहां पे नॉन एसेंशियल क्लॉज होती है, और जहां पे जरूरत पड़े वहां पे क्या होगा? एसेंशियल क्लॉज होती है। जरा ऊपर वाले तीसरी एग्जांपल में चले जाएं। आई हैव अ बुल, तो क्या यहाँ पे विच वाली क्लॉज की जरूरत थी या नहीं थी? नहीं थी। आई हैव अ बुल जो है ना वो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और क्या होगा? देयर इज अ स्कूल, इसमें भी कंप्लीट होता है। आई फाउंड अ बुक है तो यहाँ पे भी कंप्लीट होता है। तो ये नॉन एसेंशियल क्लॉजेस हैं जहां पे जरूरत नहीं है, वहां पे हम विच का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे एसेंशियल क्लॉज हो आगे लगाना जरूरी हो वहां पे हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये आगे मजीद एग्जांपल में देखिएगा। अब इट इज द बेस्ट शेयर, क्या समझते हैं आप कि इट इज द बेस्ट शेयर काफी है? यहां तक इतना सेंटेंस हो सकता है इट इज द बेस्ट शेयर? नो सर। तो नहीं हो सकता। इसमें जो है ना सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें क्या होना चाहिए? उसका कंपैरिजन भी होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री तभी हम इस्तेमाल करेंगे ना जब उसके साथ कंपैरिजन होगा। तो जब कंपैरिजन नहीं होगा तो फिर इसका मतलब अगली क्लॉज लगाना जरूरी है, तो दैट इज यूज्ड बाय दिस ऑफिस। तो यहाँ पे कंपैरिजन एस्टैब्लिश हो गया, वहां पे हम दैट का इस्तेमाल करें। The Holy Quran is one of those books. Is one of missing है, one of those books. अब जरा one of those books तक सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है। इसको मजीद एक्सप्लेन करना है तो वहां पे हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी क्लॉजेस को जहां पे हमें इस्तेमाल करना पड़े उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एक्सेप्शन क्लॉज, ये एसेंशियल क्लॉज कहते हैं, और एसेंशियल क्लॉज में हमें दैट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, दिस इज द सेम हॉर्स, तो क्या सेम हॉर्स के साथ हमें यहां तक सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है। हमें सेम हॉर्स को एक्सप्लेन करना है तो वहां पे भी हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। और अगला स्ट्रक्चर था एज दो और एज इफ का, कि जब हम सब्जेक्टिव सिचुएशन जो ना इमेजिन करते हैं तो वहां पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हो गया। अब जरा देखिएगा जी किस तरह से हमें इसको इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे चूंकि सब्जेक्टिव केसेस होते हैं जिसमें हमने क्या करना होता है, सब्जेक्टिव केस में हमने क्या करना है कि वहां पे वर का इस्तेमाल करते हैं या हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्टिव केस वो होता है जो इमेजिनेटिव और अनरियल हो और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन को शो करता है। वर या हैड बिन भी लगाते हैं या हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी, और इसके अलावा वुड का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे he looks at me as if या as though I were guilty, मेरी तरफ कैसे देखता है? जैसे मैं मुजरिम हूँ। इसका मतलब है कि मैं मुजरिम हूँ लेकिन इमेजिन कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ। तो यानी अनरियल चीज को हमने इमेजिन किया, तो वहां पे हम एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। जरा देखिएगा, he looks as if he is या he was या he were poor। He were poor। He were poor, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हो वहां पे वर का ही इस्तेमाल करते हैं, वहां पे कोई और स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करें। और उसके बाद क्या होगा? She looked as if she were। ठीक हो गया। अब जरा आगे देखिएगा, प्लूरल जो ना वो जरा देखिएगा, अब सही करते जाइएगा जरा। Many men have reached the protest। many men, several strategies हो गया क्योंकि इसके बाद आने वाला नॉन प्लूरल होना चाहिए। डिफरेंट रेसेस, सही है, रेसेस जो ना प्लूरल आना चाहिए। A few goats have been sold, goats आ जाएगा। Various suggestions,
पोजेशन आएगा, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होगा। उसके बाद है आई हैव लॉट्स ऑफ हनी, Lot of honey. Lot of. लॉट ऑफ हनी। ये जो ना वो जो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होते हैं उसको हम क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे जो अनकाउंटेबल होंगे। A lot of my friends, Friends. A lot of my फ्रेंड्स होगा। उसके बाद plenty of classmates, Classmates. Classmates. प्लेंटी जो ना वो क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, तो इसके साथ हम प्लेंटी ऑफ नहीं होगा, मैनी ऑफ क्लासमेट्स होगा। प्लेंटी जो है ना हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। मोस्ट Most girls. गर्ल्स आ जाएगा। ऑल द चेयर्स होगा जी। अगला सवाल है जी हमारा, क्या बेटा वहां पे गया था पहले, उससे पहले जी। Had the son been there before? Yes, the son had been there before. Yes, the son had been before. Had been there before, except the last 3 years जी। बाद है उसने पास्ट चाइल्डहुड देयर, कम ऑन सेंटेंस बनाए पास्ट से। He had passed his childhood there. पास होगा क्योंकि वो पहले गुजार चुका है, वो पहले जा चुका है, और ये गुजारने का काम उस वक्त जब वो विजिट करने के लिए गए या उससे पहले काम हो चुका है, उससे पहले हो चुका है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और क्या होगा, वो चाइल्डहुड मेमोरीज थी उसकी बहुत सारी उस जमीन के साथ। he had many childhood memories with the land, उस जमीन के साथ बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज थी। आगे देखिएगा जी जरा, कम टू द बुक अगेन। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ये आंसर ने जवाब दिया, तमाम रास्ते एक ही जगह पे पहुंचते हैं या एक ही जगह तक जाते हैं। उन्होंने जवाब दिया तमाम रास्ते एक ही जगह पे पहुंचते हैं। देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप पाथ, तो फिर आप रास्ता पहले पूछा, फिर आप अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार करते हो, फिर आप अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार करते हो। बच्चे यहाँ पे देखिएगा, वन और वंस, ये क्या है, ग्रामर की रूल से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, indefinite pronoun. क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जो नाउन को इंडिकेट, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अब वन और वंस में क्या फर्क होता है, वन सिंगल चीजों के लिए और वंस जो है वो प्लूरल चीजों के लिए इस्तेमाल हो, और जनरलाइज करने के लिए भी हम वन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमने कहना हो कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या कहेंगे हम, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होगा, हिज मिस्टेक्स या फॉर हिज क्या होगा, बैड डीड्स। तो यहाँ पे वन जो है ये डिपेंड करेगा कि पीछे किसकी बात हो रही। आप जो ना वो आप देखिएगा, स्टीप वन, पहले रास्ता जो ना वो अगर इंडिकेट करना हो, मतलब मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपके सामने, बल्कि इसकी जरा एग्जांपल देख लीजिएगा। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर एक्टिव एंड विजिलेंट बट लेजी वन होगा या वंस होगा, डोजिंग इन द क्लास वंस होगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे पता चला हमें वन का, क्योंकि यहाँ पे पीछे प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, तो प्लूरल को इंडिकेट करे तो वंस लगाना है। आई एम सर्चिंग दिस मैन बट नॉट दैट, क्या होगा, वन होगा, क्योंकि यहाँ पे मैन की बात हो रही है और दैट को इंडिकेट कर रहा है। आई ब्रोक माई ग्लासेस, नाउ आई नीड अ न्यू One. नहीं, ग्लासेस की जगह पे प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अ न्यू वंस हो जाएगा। The house is spacious and large, but I have a small one. या I have small one. A small one. चलें जी आगे देखिएगा। I'll explain later. He spoke with half breath. उन्होंने हाँफते हुए, half breath का मतलब सांस फूले हुए, यानी उन्होंने हाँफते हुए कहा I'll explain later. मैं इसकी बाद में वजाहत करूंगा। Later जो है ना वो बाद में है, ये adverb क्या होगा, adverb है, इसकी बात में वजाहत करूंगा। He rested a minute to catch his second wind. He rested a minute to catch his second wind. पहले सब्जेक्ट, फिर लास्ट पे चले जाओ उस क्लास के, to catch his second wind, अपना सांस बहाल करने के लिए। उन्होंने या वो अपना सांस बहाल करने के लिए 1 मिनट के लिए ठहरे। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना या रुकना या ठहर जाना। वो अपना सांस बहाल, अपनी सांस बहाल करने के लिए 1 मिनट के लिए ठहरे। While I managed to stand the path, मैंने बंदोबस्त किया
रास्ते पे खड़े होने का, बाय होल्डिंग लिटिल सैपलिंग, छोटे से नौमलूद पौधे को पकड़ते। सैपलिंग का मतलब होता है यंग ट्री को कहते हैं। तो क्या होगा, मैंने सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट पे चले जाए, क्या होगा, बाय होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग, एक छोटे से नौमलूद पौधे को पकड़कर, टू स्टैंड ऑन द पाथ, रास्ते पे खड़े होने का क्या होगा, बंदोबस्त किया या रास्ते में खड़े होने में कामयाब रहा। वो अपनी सांस बहाल करने के लिए 1 मिनट के लिए ठहरे, जबकि मैं एक नन्हे से नौमलूद पौधे को पकड़कर रास्ते में खड़े होने में कामयाब रहा या रास्ते में खड़े होने का बंदोबस्त किया। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि रास्ता इस कदर अमूदी था। स्टीप का मतलब वर्टिकल, शेयर बिल्कुल स्ट्रेट। फॉर माई फीट टू होल्ड, कि मेरे कदम तब तक न जमते, अनलेस का इस्तेमाल किया। आई ब्रेस माई सेल्फ, जब तक कि मैं खुद को सहारा ना दे लेता। ब्रेस का मतलब होता है सपोर्ट लेना, जमा लेना किसी चीज को, फासन हो जाना, बांध लेना किसी चीज का, अटैच हो जाना। अब जरा देखिएगा, ये एक्सप्रेशन है, जो रास्ता अमूदी होगा वहां पे पाँव टिकेंगे या नहीं टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। नहीं टिकेंगे। तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ? डबल टू का इस्तेमाल हुआ। टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड, यानी इस कदर अमूदी के मेरे कदम तब तक ना जमते। तो दोबारा से मैं कर रहा हूं, क्योंकि रास्ता में क्या होगा, इस कदर अमूदी था कि मेरे कदम तब तक ना टिकते, अनलेस आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, जब तक कि मैं खुद को सहारा ना दे लेता। जब तक कि मैं खुद को सहारा ना दे लेता। अनलेस और अनटिल दोनों दो एक्सप्रेशन होते हैं। अनलेस इस्तेमाल करते हैं शर्त के लिए, और अनटिल हम इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। मसलन ये दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। आई विल क्विट माई जॉब अनलेस या अनटिल आई गेट अनलेस आई गेट अ पे हाई। तो क्या मैं जॉब छोड़ने की क्या है, ये शर्त है या टाइम है कि मुझे पे ज्यादा मिलेगी तो मैं छोड़, शर्त है तो अनलेस लगाना है। इसकी जगह पे इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनटिल हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू कैन गो आउट एंड प्ले अनटिल इट्स गेट डार्क, अंधेरा होने तक। तो ये क्या है, ये शर्त है अंधेरा होने की या टाइम इंडिकेट कर रहा है उसका? टाइम है, तो वहां पे अनटिल इस्तेमाल करना, और इसकी जगह पे सिंस और एज लॉन्ग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा जी, यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि इनमें नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करना। जब भी अनटिल और अनलेस आएगा तो वहां पे हम नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे देखिएगा, देन माय फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन सपोर्टिंग विद हिज कैन। फिर मेरे वालिद मोहतरम ने विद हिज कैन, लास्ट पे शुरू करेंगे, अपने आप बैद की छड़ी से खुद को सहारा देते हुए। फिर मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी बैत की छड़ी से खुद को सहारा देते हुए बुलंदी की तरफ रास्ते पे आहिस्तगी से चढ़ना शुरू कर दिया। फिर मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी बैत की छड़ी से खुद को सहारा देते हुए बुलंदी की तरफ उस रास्ते पे